वेलकम गाइस इन वीडियो जाइल सो 15 डेज 150 टॉपिक चैलेंज सीरीज का 7वां लेक्चर आ गया है और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है आपका मूल अधिकार, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपके पूरे के पूरे पॉलिटी की जान है, या हम कहें कि मानव एग्जिस्टेंस के लिए जो मूल अधिकार हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि हमको अगर समाज में सरवाइव करना है तो हमको मूल अधिकारों का जानना, उनका ज्ञात होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको राइट्स नहीं पता है तो हमारा समाज में रहना व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मूल अधिकार की कहानी जो है वो कहाँ से शुरू होती है, थोड़ा सा आपको हम वहाँ लेके चलते हैं। ये मैग्ना कार्टा आपका जो 1215 है, 1215 के आसपास का टाइम है, वहाँ पर किंग जॉर्ज IV के द्वारा सबसे पहले फंडामेंटल राइट को प्रस्तावित किया गया था। आपको ये याद रखना है। इसके बाद क्रोनोलॉजी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक देश है यूएसए ने सबसे पहले गारंटीड राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दिए गए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ वो लेके आए। उनके फंडामेंटल राइट, यूएसए के फंडामेंटल राइट में और हमारे इंडिया के फंडामेंटल राइट में डिफरेंस ये है कि वहाँ ये जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनली वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, जबकि इंडिया में हमारा जब भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है तो ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट किए गए थे। वहाँ इसको पहले बिल ऑफ राइट्स कहा जाता था और इसको अमेंडमेंट के थ्रू यूएसए में इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसको कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोरो किए हैं। ठीक है, फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ से आता है, कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपके भाग 3 में, मतलब कि पार्ट 3 में आपका 12 से, मतलब अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो इसकी जो शुरुआत इंडिया में होती है वो आपकी होगी 1928 नेहरू रिपोर्ट में इसको सबसे पहले प्रस्तावित किया गया, और कराची सेशन जो आपका 1931 में हुआ था उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था। अब जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 1931 में प्रेसिडेंट कौन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा प्रेसिडेंट था जो 1931 में था। ठीक है, वीडियो में लास्ट में हम बताएंगे आपको ये। अभी आप कमेंट करके जल्दी से बताइए आपको पता है या नहीं पता है। और 1931 के बारे में 2-3 और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो भी आपको बताने हैं। तो कमेंट करिए आप 1931 के बारे में कि आपको क्या क्या पता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि आर्टिकल 12 से क्या क्या बताता है। तो पहला जो है आपका आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा देता है। ठीक है, और आपका जो आर्टिकल 13 है वो बताता है लॉ की डेफिनेशन। तो देखिए, अब ये एज सच कोई फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। राज्य, देखिए राज्य, बिल्कुल राज्य को जानना पहली बात तो ये कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटीड राइट्स हैं, और वो किसके अगेंस्ट गारंटी हमको मिल रही है, वो स्टेट के अगेंस्ट, कि स्टेट हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, इसके लिए आपको ये फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे हैं। तो जब आपको स्टेट पता होगा तभी तो आप किसी के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हो। आपको जब यही नहीं पता कि आपको डिस्क्रिमिनेट कौन कर रहा है तो आप किसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करोगे, आप किसके अगेंस्ट रिट फाइल करोगे सुप्रीम कोर्ट में जाके। इसलिए राज्य को जानना बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 13 क्या बताता है, आर्टिकल 13 आपकी लॉ की परिभाषा बताता है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट जो कि आपका प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ को वियोलेट करता है वो लॉ नहीं होगा, वो मतलब लॉ को ब्रेक कर रहा है। ये आपको जानना जरूरी है। अब देखिए शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका फंडामेंटल राइट है वो है आपका राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल 14 से 18 तक चलता है। अब आर्टिकल 14 में दो चीज़ें आपकी आती हैं, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो इसमें देखिए दो कॉन्सेप्ट आपके आते हैं, एक आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये आपका निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये यूके से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अंधा कानून मतलब कि अगर अंधा कानून का मतलब ये होता है कि कानून की नज़र में सब कोई सेम है। मतलब कि अगर एक इंसान गलती से किसी का मर्डर कर देता है और एक इंसान जानबूझ कर रहा है तो वो लॉ की नज़र में सेम है। ठीक है, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो अमेरिका में से ये लिया गया है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको गलत जैसा ट्रीट किया जाए, और कोई सही काम कर रहा है तो उसको सही जैसा ट्रीट किया जाए। मतलब लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक और अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक, ये बोलता है आपका आर्टिकल 14। ठीक है, अब आर्टिकल हम 15 देखते हैं। आर्टिकल 15 ये बताता है कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ।
ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 ग्राउंड्स हैं, इनके बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा और सारी चीज़ों में हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक पढ़ने में बहुत ही अच्छा बच्चा है और एक गधा बच्चा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर इसको अच्छे नंबर मिल रहे हैं, इसको कम नंबर मिल रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। नहीं, आपको सिर्फ इस जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर कोई भी विभेद नहीं करना है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए आर्टिकल 16, ये क्या बताता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समानता होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें भी क्या होता है? उसमें भी सेम ही आपके ग्राउंड होते हैं, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इसके अलावा डिसेंट आ जाता है और एक प्लेस ऑफ बर्थ। ये 2 चीज़ें जो हैं और इसमें आ जाती हैं, इसके अलावा सेम ग्राउंड होते हैं। तो बस यही क्वेश्चन पूछता है कि इसके अलावा और क्या चीज़ है जो आर्टिकल 16 का बेसिस बनाता है, तो वो आपका है डिसेंट, ठीक है। फिर देखिए आप अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका राइट है। अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 आपको याद रखना है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आएगा। फिर उपाधियों का अंत, ये किसके लिए है? देखिए ये तो अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए राइट्स थे, मतलब कि जिसके पास कम पावर है या जिसके पास ज़्यादा पावर है, उसकी पावर को कम करने के लिए ये राइट आता है। पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो किसी की पावर को कम करने के लिए बना हुआ है? तो ये है आपका उपाधियों का अंत। जैसे किसी का राजा महाराजा की उपाधि मिली हुई है, राजाधिराज, मतलब कि वो कुछ काम नहीं किए हैं, बस पैदा हुए और उनको राइट मिल गया, उसको हटाने के लिए ये लाया गया था। इसमें आपको ये याद रखना है कि जैसे किसी को भारत रत्न मिली है, ये कोई मिलिट्री का टाइटल है, वो सब टाइटल आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा महाराजा धीराज, ये सब उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। 14 से 18 आपका समानता का अधिकार खत्म हो गया, राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू फ्रीडम आएगा आपका 19 से 22 तक चलता है। फिर देखिए आप अब 19 आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। थोड़ा सा आपको कमेंट बॉक्स में एक बात और बतानी है कि जब आपका फंडामेंटल राइट, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, आपातकाल में कौन से ऐसे 2 आर्टिकल हैं जो कभी भी एबॉलिश नहीं होते हैं। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 19 का क्या होता है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 का क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो के लास्ट में हम इसका भी जवाब देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका 19, इसमें 6 सब क्लॉज होती हैं, A B C D ऐसे करके। तो आपका जो A बोलता है फ्रीडम टू स्पीच, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बताएगा। फिर आपका जो B सब क्लॉज बताता है वो आर्टिकल लाइक 19B, ये बताएगा टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फिर टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, फिर टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द नेशंस, ठीक है, ये आपका सब क्लॉज D बताता है, ठीक है। फिर टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, ठीक है। और लास्ट का आपको जो होता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 6 सब क्लॉज होते हैं आर्टिकल 19 के। तो पूछ सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वगैरह किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आप बताओगे आर्टिकल 19। फिर आर्टिकल 20 आपको क्या बताता है, ये 2 सिद्धि के संरक्षण के बारे में बताता है। इसमें देखिए 2 चीज़ होती है, एक होता है कि आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, किसमें, क्रिमिनल केसेस में। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आज कोई कानून बन रहा है तो उस कानून का पिछले किसी क्रिमिनल केस में जो भी आज का लागू किया हुआ कानून है वो उसमें लागू नहीं होगा। मतलब कि अगर आज किसी केस के लिए फांसी सजा है तो वो केस अगर पहले हुआ होगा तो उसमें उस केस के लिए फांसी नहीं दी जा सकती है। ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, पहली बात तो ये। दूसरा, नो डबल जियोपार्डी, मतलब कि एक सजा के लिए एक से ज़्यादा बार हम पनिश नहीं कर सकते हैं दोषी को, ये आपको याद रखना है। और तीसरी बात यह है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हमको फॉलो करना ही करना है, बिना इसको फॉलो किए हुए हम किसी को भी डिटेन नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए प्राण एवं दैहिक 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब पर्सनल लिबर्टी। अगर हम बोलें कि आर्टिकलों का राजा कौन सा है, तो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइवलीहुड, जीवन जीने का अधिकार। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछता है कि अगर इंडिया के अंदर आपको कहीं घूमना है तो आप किस आर्टिकल के अंतर्गत आओगे। इंडिया के अंदर अगर ट्रेवल करना है तो आर्टिकल 19 बिल्कुल। और अगर विदेश भ्रमण का अधिकार पूछ लेता है वो, तो वो आपका आर्टिकल 21 आ जाएगा। खाना खाने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, सारा आपका राइट टू पर्सनल लिबर्टी में आ जाता है 21। फिर आपको देखिए आर्टिकल 22 आएगा, स्वतंत्रता का अधिकार में 22 क्या बताता है, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। मतलब कि क्या, अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो किस बिना पे आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, ये बताओगे आप, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद आप उसको गिरफ्तार करने से 24 घंटे तक, आने जाने का समय छोड़ के, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे। और अगर उसके पास पैसे भी नहीं हैं,
लॉयर हायर करने के, तो लॉयर हायर करने के लिए सरकार उसको पैसा देगी, मतलब उसको लॉयर रखने का अधिकार है, ठीक है, उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। ये आता है आपका आर्टिकल 22 के अंतर्गत। फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये 23 और 24 बताता है। पहला तो ये बताता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, 23 को 24 मान लेते हैं, 24 को 23। पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकेंगे, फिर चाइल्ड का जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो कहीं भी हजार्डस वगैरह में नहीं किया जाएगा। ये याद रखिए बस आप। 14 वर्ष, यहाँ पे भी याद रखिएगा 14 वर्ष, 18 वर्ष नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु बालक का जो कहीं भी ये मतलब फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करेंगे, याद रखिए बस आप। फिर देखिए आप, अब धार्मिक स्वतंत्रता आ गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ गया, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। देखिए यहाँ पे आपका ये 25 से 28 चलेगा। ये याद पहले तो याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक चलता है, 25 से 28 चलता है, बिल्कुल। देखिए ये 25 से 28 चलेगा आपका। पहले में क्या होता है, देखिए आपका 25 क्या बोलता है कि धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता है। फिर धार्मिक कार्यों में प्रबंधन, आर्टिकल 26 बताता है कर मुक्ति, 27। अब आपके लिए एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर कहीं हम जा रहे हैं, वो थोड़ा सा आपसे फीस मांग ले रहा है, तो क्या वो हम बोल देंगे कि हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का वायोलेशन हो रहा है? नहीं, फीस लेने में और टैक्स लगाने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। फीस तो वो ले रहा है, मान लीजिए मैनेजमेंट करना है उस किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, उसके लिए फीस अलग हो गई। गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, ये आपका आर्टिकल 27 बोलता है। फिर आपका आर्टिकल 28 ये बोलता है शिक्षा संस्था, राज्य वित्त में धार्मिक शिक्षा नहीं, मतलब कि अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई शिक्षा संस्था है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ वो रिलीजियस अपने इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती है। मतलब कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई गवर्नमेंट का स्कूल चला रही है, तो वहाँ ये नहीं कह सकती कि इस पर्टिकुलर धर्म को आप फॉलो करो, ये आपको याद रखना है। फिर आपका आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30। इसमें बस आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि दोनों अल्पसंख्यकों के लिए है, ठीक है। इसमें आपका ऊपर टाइटल में दिया रहता है अल्पसंख्यक के लिए, लेकिन इसका जब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ पे ये अल्पसंख्यक के साथ साथ मेजॉरिटी के लिए भी फॉलो होता है, ठीक है। और आपका जो 30 है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? ये आपका होता है अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए। तो पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है, टाइटल में भी और डेफिनेशन में भी। तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 30, ये आपको याद रखना है। और आपको 29 में याद रखना है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करेंगे हम। और यहाँ पे शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, और स्टेट इसको प्रमोट करेगा। अब आपको एक और क्वेश्चन है, लास्ट से हम बताएंगे। क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए हैं, विदेश से जो आने वाले लोग हैं, एनआरआई वगैरह हैं, उनके लिए नहीं है। ये भी आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर हम आपको आगे बताते हैं। फिर आपका आता है आर्टिकल 31। देखिए 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको हटा दिया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया, उस समय जनता दल शासन में थी, ठीक है। आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये क्या बताता है? ये बताता है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट है, उसको वायलेशन अगर उसका हो रहा है, वियोलेशन अगर उसका हो रहा है, तो कुछ रेमेडीज हैं, रिट वगैरह फॉलो है ना, हम लोग फाइल करके उसकी रेमेडी फाइंड कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा ये सोचिए कि अगर आर्टिकल 32 ना हो तो ये जितने भी आर्टिकल हम बता रहे हैं 12 से 35 का कोई भी अस्तित्व है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर उनका संरक्षण नहीं होगा तो कोई भी आएगा और वायलेट करके चला जाएगा। इसलिए इसको बाबा साहेब ने संविधान की आत्मा बोला है। कौन सा आर्टिकल है जो संविधान की आत्मा माना जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है आपका 32। अब देखिए, अब आपको कुछ 32 के अंदर कुछ रिट्स मिलती हैं, हिबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेचुअरी, क्वाओ वारंटो। इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, अच्छे से सारी की सारी रिट हम वहाँ पे बताएंगे आपको कि कौन सी पब्लिक बॉडी के लिए होती है, कौन सी प्राइवेट बॉडी के लिए होती है। यहाँ बताएंगे, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब जो कुछ क्वेश्चन हम पूछे हुए थे आपके, उसके आंसर बता देते हैं। पहली बात तो ये 1931 के बारे में आप ये याद रखिए कि 23 मार्च 1931 शहीद दिवस, भगत सिंह जी लोग, सुखदेव जी लोगों को क्या मिला था? फांसी हो गई थी। दूसरी बात, कराची सेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी थे। वहीं से आपका फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अडॉप्ट कर लिए गए थे, ठीक। दो चीज़ हो गई। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि कौन कौन से राइट हैं जो सिटीजन्स के लिए हैं, बाहर वालों के लिए नहीं है? तो आपको याद रखना है 15
16, 19, 29 और 30, ये जो आपके आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं, बाहर वालों के लिए नहीं होते हैं। बाकी सारे आर्टिकल्स जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो बाहर वालों के लिए भी अलाउ होते हैं। दूसरी बात ये कि अगर फंडामेंटल राइट का जो मतलब इमरजेंसी लगती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके लिए आपको याद रखना है कि आपका आर्टिकल 358 और आपका 359, ठीक है, 358 ये बताता है कि 19 जो आर्टिकल 19 वो अपने आप अबॉलिश हो जाएगा और जैसे ही इमरजेंसी हटेगी तो अपने आप फिर से लागू हो जाएगा। और आर्टिकल 359 ये बताता है कि आर्टिकल जो 20 है और आर्टिकल 21 ये किसी भी केस में किसी भी इमरजेंसी में वियोलेट नहीं होंगे। बस ये आपको याद रखना है। तो ऐसे दो आर्टिकल 2021 हैं जो कभी भी वियोलेट नहीं होंगे। 19 अपने से अबॉलिश हो जाएगा, फिर से आ जाएगा। इसके अलावा आप और जो 1931 वाला है वो हम बता ही दिए हैं। अब थोड़ा सा हम आपको हमारे चैनल में क्या क्या मिल जाएगा ये भी बता देते हैं कि FLT आपको हमारे यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा यूनिट बाय एजेंसी क्यू आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करिए। और अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हमारी मेहनत थोड़ा सा मॉरल हम लोगों को मिल जाता है कि हाँ यार सही कर रहे हैं, कुछ तो रिस्पॉन्स मिले। थैंक यू सो मच। ये सीरीज आप फॉलो करिए। ये आपका 7वां लेक्चर है। पिछले 6 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं। बहुत ही मोस्ट यील्डिंग टॉपिक है और 25 को हम आपको दिखाएंगे कि देखिए सीधे सीधे 50 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से सिर्फ 5-5, 10-10 मिनट की सीरीज से उठ के आए हुए हैं। 50 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको? सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट डिवोट करना है इन लेक्चर्स में। शॉर्ट नोट्स बनाइए, नहीं बनाना है तो आप टेलीग्राम के चैनल से सीधे PDF लीजिए और पढ़ लीजिए। अपनी प्रिपरेशन आप बिल्कुल करते रहिए। उसके अलावा थोड़ा सा साइड बाय साइड आप आधे घंटे, जैसे कुछ नहीं मन कर रहा तो आप बस वीडियो देख लीजिए, 2x लगा के देख लीजिए, 1.5x लगा के देख लीजिए। बस देखिए, मॉरल हाई रखिए, मोटिवेशन एकदम हाई रखिए। कोई भी दिक्कत आ रही है आप हमको कांटेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए। व्हाट्सएप है हमारा, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टा ग्रुप है, टेलीग्राम है, कहीं भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी की पूरी वीडियो टीम समर्पित है आपके लिए। बस इतना याद रखें कि इस बार हमारा जो टारगेट है बहुत ही ज़्यादा हमको सिलेक्शन चाहिए। बस जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी जो फैमिली है, इससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन चाहिए। बस हमको इतना सा डिमांड है बस, और कुछ नहीं आपसे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।